हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स कैसे निकाले जाते हैं उसके ओर से। सबसे पहले आता है उसमें कि वो पाया ही कैसे जाता है, यानी कि उसकी अक्रेंस, उसको मेटल्स को निकालने के क्या क्या वे हैं, ये सारे हम आपको आज इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है कि एक मेटल जो है वो पाई ही कैसे जाती है प्रकृति में। अब जितनी भी मेटल्स हैं वो कुछ एक उनमें नेटिव स्टेट में पाई जाती हैं और कुछ एक उनमें कंबाइंड स्टेट में, यानी कि अकरेंस ऑफ मेटल का मतलब है कि वो प्रकृति में मिलती कैसे हैं, हमें प्राप्त कैसे हुई। तो कोई भी मेटल है ना वो दो स्टेट्स में पाई जाएगी, मतलब कुछ एक नेटिव स्टेट में, कुछ कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट में वो पाई जाती हैं जो लेस रिएक्टिव है या अनरिएक्टिव मेटल्स है, जो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, नेटिव स्टेट में पाई जाती है। यानी कि एज इट इज, जैसी आज हम यूज कर रहे हैं वैसी की वैसी ही वो पाई जाती है प्रकृति में। लेस रिएक्टिव है तो फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट में पाई जाती है। जबकि कंबाइंड स्टेट में जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि वो किसी के साथ कंबाइन हुई मिलेंगी, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ। ओके, कंबाइंड स्टेट का मतलब कि वो मेटल किसी दूसरी मेटल के साथ जुड़ी हुई मिलेगी, उसको बोलेंगे कंबाइंड स्टेट। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे गोल्ड है, जैसे मान लीजिए सिल्वर है, जैसे प्लेटिनम है, जैसे कॉपर है, ये प्रकृति में नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। एज सच जैसे हम आप आज इनको यूज कर रहे हैं ऐसे ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ओके, और एक होता है कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है वो मिलेंगी, क्योंकि वो रिएक्टिव है तो किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेंगी, और रिएक्शन करके या तो वो ऑक्साइड्स के रूप में पाएंगी या वो सल्फाइड्स के रूप में पाएंगी, मतलब सल्फर के साथ रिएक्शन करके, या वो हेलोजन या हेलाइड्स के रूप में मिल सकती हैं, इस तरह से नाइट्राइड्स के रूप में हो सकती हैं। तो कंबाइंड स्टेट में वही मिलेंगी जो रिएक्टिव मेटल है, जैसे कि सोडियम हो सकता है, जैसे कि पोटेशियम हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम, जैसे कैल्शियम, जैसे मैग्नीशियम, जैसे जिंक, इस तरह के ये सारे क्या हैं, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं बच्चों। और नेटिव स्टेट में जो बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर और कॉपर भी। अब ध्यान रखना, कॉपर जो है वो नेटिव स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है और वो नेटिव स्टेट में भी पाया जाता है। द एलिमेंट विच फाउंड इन बोथ स्टेट, नेटिव स्टेट एज कंबाइंड स्टेट, कॉपर। ओके, तो फर्स्ट तो अकरेंस समझ में आ गई होगी। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाएंगे, क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्शन करके जुड़ जाएंगे। नेटिव में जो कम रिएक्टिव हैं, जैसे कि ये एग्जांपल्स मैंने आपको लिखे। अब प्रकृति से हमें ये स्टेट तो मिल गई। अब तीन टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी: मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। मिनरल्स, ओर एंड गैंग, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिनरल्स क्या होता है? प्रकृति में जो भी कुछ पाया जाता है, अर्थ के क्रस्ट में जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, naturally occurring substance in अर्थ क्रस्ट। धरती के क्रस्ट में जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, कुछ भी हो चाहे वो, उसको हम क्या कहेंगे? मिनरल्स। ओके, ओर्स क्या कहेंगे? ओर्स किसे कहते हैं? उन्हीं मिनरल्स को ही और कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात कि और क्या है? मिनरल्स हैं जिनसे मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो, यानी कि वो मिनरल जिससे कोई मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो उसको और बोल देते हैं उस मेटल का। तो और क्या हो गया? और हो गया द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी, फ्रॉम विच metal can be extracted easily and profitably
ईजिली एंड प्रॉफिटेबली। यानी कि वो मिनरल्स जिनसे आप कोई मेटल्स प्राप्त करना सस्ता हो, आसान हो, उन मिनरल्स को ओर कह सकते हो। जैसे कि आयरन का जो ओर होता है, आयरन का ओर होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, जिसका फार्मूला क्या है Fe2O3। अब आयरन तो बहुत सारे सब्सटेंस में पाया जाता है। आयरन तो अपनी सिलिका में भी, मिट्टी में भी होता है, बजरी में भी होता है। क्या हम बजरी को आयरन का ओर कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि और उसी को ही कहेंगे जिससे कोई मेटल प्राप्त करना सस्ता और आसान हो। आयरन तो हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। क्या बॉडी हमारी और है आयरन का? नहीं। क्योंकि जिन मिनरल से कोई मेटल प्राप्त करनी सस्ती और आसान हो, केवल उसी मिनरल्स को ही और कहेंगे। जैसे आयरन का हेमेटाइट भी होता है, मैग्नेटाइट भी होता है, आयरन पायराइट भी होता है। जैसे जिंक का और क्या होता है? जिंक का कैलामाइन होता है, कैलामाइन। इससे जिंक प्राप्त करना सस्ता और आसान होता है। ओके, इसका जैसे और भी बहुत सारे हैं। कॉपर का क्या होता है? कॉपर पायराइट भी होता है, क्यूपराइट भी होता है, बहुत सारे हैं। जैसे एल्यूमिनियम का क्या और होता है? एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, Al2O3.XH2। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट और होता है, बॉक्साइट। ओके, मरकरी का HGS। ओके, सिनाबार जिसको बोलते हैं। जिंक का एक और भी होता है ZnS, जिंक ब्लेंड। ओके, ऐसे बहुत सारे ओर्स पाए जाते हैं। यानी कि जो भी मेटल है ना, वो ओर के रूप में ही पाएगी, जिससे उस मेटल को प्राप्त करना सस्ता और आसान होता है। राइट बच्चों, क्लियर हुआ? और सिंपली मैं बता चुका हूँ कई बार कि उन मिनरल से जिनसे मेटल प्राप्त करनी सस्ती और आसान हो। गैंग क्या होते हैं? गैंग, इम्प्योरिटीज को गैंग कहते हैं जी। द इम्प्योरिटीज इन और पार्टिकल्स और में उपस्थित जो इम्प्योरिटीज है उनको गैंग कहते हैं। और ये इम्प्योरिटीज क्या क्या हो सकती है? ये लाइमस्टोन हो सकता है, क्योंकि और के साथ ये अशुद्धियाँ मिल सकती हैं। क्ले हो सकता है, सिलिका हो सकता है, सिंपल अपनी जो मिट्टी है। इस तरह की इम्प्योरिटीज़ इसमें पाई जाती हैं। इन इम्प्योरिटीज़ को क्या कहा जाता है केमिस्ट्री में? गैंग। यानी कि अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन दी और पार्टिकल्स आर कॉल्ड गैंग। राइट बच्चों? तो बच्चों एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। देखो, हमने अकरेंस कर ली कि मेटल कैसी पाई जाती है। अब उन ओर्स को निकालना कैसे है, कैसे क्या किया जाता है, वो एक्सट्रैक्शन के अंदर आएगा। तो एक्सट्रैक्शन क्या है? एक्सट्रैक्शन इज नथिंग, मतलब जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना। किसको? मेटल को। कहाँ से? ओर से। ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम दी ओर। टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम ओर। ओर से मेटल को प्राप्त करना क्या कहलाता है? एक्सट्रैक्शन। ओके, किसी भी मेटल को उसके ओर से प्राप्त करना एक्सट्रैक्शन कहलाता है। अब एक्सट्रैक्शन को एक स्टेप में नहीं हो जाता। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल आयरन का देता हूँ। मोस्ट ऑफ वही मेथड्स, वही जो स्टेप्स है, मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं, स्टेप्स वही रहेंगे। जैसे मैं आयरन का उदाहरण देता हूँ। आयरन को कैसे प्राप्त किया जाता है बच्चों? सबसे पहले मान लीजिए उसका ओर निकाल लिया हमने, हेमेटाइट ले लिया, हेमेटाइट Fe2O3। अब सबसे पहले इस आयरन जो हेमेटाइट है, इसमें अशुद्धियाँ है ना, वो हटाएंगे। ओके, अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है? जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये अशुद्धियों को हमने हटाया। फिर इसमें हमने कंसंट्रेटेड ओर को, ये तो ऑक्साइड में ही है, ऑक्साइड से हमने क्या प्राप्त किया? जैसे कंसंट्रेशन करने के बाद, देखो सबसे पहले ओर आया, उसका कंसंट्रेशन किया। कंसंट्रेशन अभी बता रहे हैं क्या होता है। कंसंट्रेशन करने के बाद जो ये प्योर ओर मिला, उसमें हम क्या करेंगे? मेटल प्राप्त करेंगे। मेटल इम्प्योर होती है। इम्प्योर मेटल से देखो, इसको और इससे क्या किया हमने? रिडक्शन किया। भाई ऑक्सीजन हटाया है तो रिडक्शन ही हुआ ना। तो इससे
आयरन, आयरन इम्प्योर होगा यहाँ पर, फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग से अपने को प्योर आयरन मिल जाएगा। यानी कि हमने हेमेटाइट से एक स्टेप में से आयरन प्राप्त नहीं कर लिया, नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इन सभी स्टेप्स को कंबाइनली क्या कहा जाएगा? मेटालर्जी। मेटालर्जी क्या है? द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि एक मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी जो प्रोसेस हैं उनको कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है? मेटालर्जी। यानी कि मेटल्स को प्राप्त करने की जो वेरियस मेथड्स हैं उनको क्या कहा जाता है? मेटालर्जी। राइट बच्चों, मैंने उदाहरण दिया। ओके, अब सभी जितने भी ओर्स हैं उनका कंसंट्रेशन होगा, उनका रिडक्शन वगैरह होगा, उनका रिफाइनिंग होगी, फिर जाकर के प्योर मेटल प्राप्त करी जाती है। राइट, अब मेटालर्जी में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? मेटालर्जी के कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, क्या है? जैसा आप देख पा रहे हो, मैंने एक आयरन का उदाहरण दिया। सबसे पहले क्या करेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ ओर या इनरिचमेंट ऑफ ओर। आपने जो ओर प्राप्त किया है, जिससे आपको मेटल प्राप्त करनी है, उस ओर का शुद्धिकरण करेंगे, उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे, उसमें जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है ना, जो गैंग पार्टिकल्स है, उसको हटाएंगे, और इसी को बोलते हैं इनरिचमेंट ऑफ ओर या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन का मतलब यह है शुद्धिकरण उसका, यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उसको हटा देना। अभी अभी बताया था कि इम्प्योरिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, जैसे लाइमस्टोन हो सकता है, क्ले हो सकती है, माइका हो सकती है, इस तरह की इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं और से उनको हटाना क्या कहलाता है? इनरिचमेंट ऑफ ओर। सेकंड स्टेप मेटलर्जी का क्या है कि जो ओर अभी अभी आपने शुद्ध किया है उस ओर को किस में बदलेंगे? मेटल के ऑक्साइड में। कई डायरेक्ट ऑक्साइड में होते हैं, जैसे आयरन है तो उसका तो फिर सीधा रिडक्शन कर देंगे। राइट, कई और ऑक्साइड के रूप में नहीं पाए जाते, कई सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट्स के रूप में पाए जाते हैं, उनका क्या करना पड़ता है? उनको हम ऑक्साइड के रूप में चेंज करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है बच्चों? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग का मतलब शुद्धिकरण। अब आप कहोगे फर्स्ट स्टेप में भी आपने यही कहा था शुद्धिकरण। देखो, फर्स्ट स्टेप ने हमने और से इम्प्योरिटीज हटाई थी, यहाँ हमने मेटल प्राप्त करके जो मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको हटा रहे हैं, उनको कहेंगे रिफाइनिंग। ओके, तो रिफाइनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम ए क्रूड मेटल। जो मेटल अभी अभी आपने प्राप्त करी है उससे इम्प्योरिटीज हटाना, और से इम्प्योरिटीज हटाना क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन या इनरिचमेंट ऑफ ओर। राइट, तो इन स्टेप्स को हम पढ़ लेते हैं बारी बारी से। देखो, पहला है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर बता चुका हूं। इनरिचमेंट का मतलब है कि रिमूविंग ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम दी ओर, फ्रॉम और से इम्प्योरिटीज को हटा देना क्या कहलाता है? इनरिचमेंट। अब कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, अभी अभी जो शुद्ध किया है आपने इम्प्योरिटी हटा करके, उसको किस में बदलेंगे? मेटल के ऑक्साइड में। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड में। और एक है रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल। कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड क्या क्या है? वो अलग अलग तरीके हैं मेटल ऑक्साइड को बदलने के। देखो, हम देखेंगे मेटल कैसी है, राइट, उसी के हिसाब से उसमें मेथड लगाएंगे ऑक्साइड में बदलने का। जैसे हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज हमारी ये है बच्चों, और इस एल्यूमिनियम के जस्ट बाद क्या आता है बच्चों? इसके बाद आता है जिंक, आयरन, लेड, कॉपर। जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, और ये कंटिन्यूस रहेगी नीचे। नीचे क्या आ जाएगा? इसको हम नीचे ले इधर इस साइड लिख देते हैं, और इसमें आएगा Hg, Ag, Au, Pt। राइट, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है? मेटल्स को रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। अब मेटल को देख करके ही हम क्या करेंगे? उसका मेटल के ऑक्साइड से प्राप्त करेंगे, या जो ऑक्साइड्स में है तो उसका रिडक्शन करेंगे। ओके, तो इनमें कोई मेटल का ऑक्साइड है तो वो ठीक बात है, नहीं है तो उसको ऑक्साइड में चेंज करेंगे। इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस,
इसमें रिडक्शन विद कार्बन, और इनमें जस्ट बाय हीटिंग द ओर, ऑक्साइड को हीट करने से ही ये मेटल्स प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, ओर को मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे यदि नहीं है तो, और यदि ऑलरेडी है मेटल ऑक्साइड में तो उसका क्या कर देंगे, रिडक्शन जरूर होना है। यानी कि मेटल प्राप्त करने के लिए आपको पक्का रिडक्शन करना ही करना पड़ेगा। यानी और रिडक्शन किसकी सहायता से करेंगे, हम देखेंगे कि वो किस श्रेणी में आ रहा है, किस सीरीज में आ रहा है रिएक्टिविटी में। ऊपर है तो ऊपर वाले एलिमेंट्स का आप रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, बीच में है बीच वाले एलिमेंट्स का रिडक्शन करने के लिए आप कार्बन यूज करेंगे, और नीचे है उनको जस्ट उनके ओर्स को, उनके ऑक्साइड्स को हीट करने से ही मेटल प्राप्त हो जाएंगी। राइट, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन करने के लिए। चलो, आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं। जैसे मान लीजिए मुझे सोडियम प्राप्त करना है, तो मैं क्या करूंगा, NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा। इसका कार्बन की सहायता से रिडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कार्बन की सहायता से रिडक्शन नहीं हो पाएगा बिकॉज ये कार्बन से ज़्यादा रिएक्टिव है। ऑक्सीजन के प्रति इनकी एफिनिटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन के प्रति इनकी एफिनिटी कार्बन से ज़्यादा है, इसलिए ये कार्बन को ऑक्सीजन देंगे ही नहीं और वो इनका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। सो कार्बन कैन नॉट बी यूज फॉर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स फॉर दियर रिडक्शन बिकॉज दे हैव मोर एफिनिटी, अट्रैक्शन, एफिनिटी का मतलब लगाव, आकर्षण टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रति उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो मैं बता रहा था इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आप अपने को मोल्टन स्टेट में ले आना है। मोल्टन स्टेट में मतलब इसको गर्म करके और लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे। मोल्टन स्टेट क्या होती है, हीट करके पिघला देना, वो मोल्टन स्टेट में। अब यहाँ जो कैथोड है उस पर अपने को मेटल प्राप्त होगी। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाएंगे और सोडियम मिल जाएगा। यानी कि हमेशा मेटल कहाँ मिलती है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर, और नॉन मेटल कहाँ मिलती है, एनोड पर। ये एनोड कैथोड क्या होते हैं जी, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या काम आता है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के काम आता है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मानी इलेक्ट्रिक करंट, लाइसिस मानी तोड़ना, यानी कि किसी सब्सटेंस को हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके तोड़ दें, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए अपने को इलेक्ट्रोलिटिक टैंक की ज़रूरत पड़ती है, उसमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की ज़रूरत पड़ती है। उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स पाए जाते हैं, कैथोड जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। राइट, मेटल हमेशा कहाँ मिलेगी अपने को, कैथोड पर, और नॉन मेटल हमेशा कहाँ मिलेगी, एनोड पर। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनाएगी, क्लोरीन गैस, यानी कि ये एनोड पर मिल रहा है। ये मैंने शॉर्ट में NaCl का बताया जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट आपके लिए ज़रूरी मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोलिसिस। और जो रिएक्टिविटी मीडियम है, देखो ये तो हाई है इनकी रिएक्टिविटी, तो ये मीडियम है, यानी कि ना ज़्यादा रिएक्टिव है ना कम है, ये लेस रिएक्टिव है। तो इन तीनों का अलग अलग मेथड है, क्या, इलेक्ट्रोलिसिस, एक का रिडक्शन विद कार्बन, एक हीटिंग। तो हम जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि मुझे जिंक चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिंक का, मुझे जिंक का और चाहिएगा। ठीक है, मैंने इनरिचमेंट कर रखा है, शुद्धिकरण कर लिया। अब जो जिंक का और है वो किसके रूप में पाया जाता है, या तो वो सल्फाइड के रूप में पाया जाता है या वो कार्बोनेट के रूप में। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों मैंने इलेक्ट्रोलिसिस तो अभी आपको करवाया, मैंने यहाँ फिर से दोबारा आपके लिए सुंदर सी ये लिख दी है। ओके, उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। यहाँ इन फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, राइट। हीटिंग केवल कॉपर और मरकरी की होती है, उस टाइम भूल गए थे तो इसको ध्यान रख लेना थोड़ा सा। तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस मैं करवा चुका हूँ कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस कर दें,
जो कम रिएक्टिव यानी कि मॉडरेट है, ना तो कम ना ज़्यादा, उनके लिए क्या करें, रिडक्शन करेंगे। किसकी सहायता से, रिडक्शन विद कार्बन। उनमें कार्बन से रिडक्शन नहीं होगा, बता चुका हूँ। इनके ऑक्साइड्स का क्या करें, इनके ऑक्साइड्स को जस्ट हीट कर देंगे तो ये डायरेक्ट मेटल में चेंज हो जाएंगे, और ये तो फिर स्टेट में पाए ही जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया। अब जैसे कि जिंक जो होता है, मुझे मान लीजिए जिंक प्राप्त करना है, लेड प्राप्त करना है, आयरन प्राप्त करना है या कॉपर प्राप्त करना है, तो मैं जिंक का उदाहरण लेता हूँ। जैसे मान लीजिए जिंक प्रकृति में, नेचर में पाया जाता है जिंक ब्लेंड के रूप में, जिसको कहते हैं ZnS, और ये ZnCO3 के रूप में भी पाया जाता है, जिंक ब्लेंड, और कैलामाइन जिंक कार्बोनेट। ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स में पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, इनरिचमेंट के बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू दी ऑक्साइड। अब मुझे ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जी डायरेक्टली जिंक क्यों नहीं प्राप्त करते, ऑक्साइड में क्यों चेंज कर रहे हैं। आपके दिमाग में आया होगा कि जी कोई ऐसा भी तो मेथड होगा जिससे डायरेक्ट सल्फर हटाई जाए और जिंक प्राप्त कर ले, यहाँ से डायरेक्ट CO3 हटाया जाए और जिंक प्राप्त कर ले। तो इसका आंसर है कि बच्चों, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, इनसे मेटल प्राप्त करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना, ऑक्साइड से रिडक्शन करके मेटल आसानी से प्राप्त कर ली जाती है। तो वन लाइन में क्या हो गया कि जी इनको हम ऑक्साइड्स में इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट से इजी होता है ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना। तो पहले मैं इसको ऑक्साइड में चेंज करूंगा और फिर मुझे रिडक्शन करना है और मेटल प्राप्त हो जाएगी। बताइए तो क्या हो गया। अब मुझे ZnS है, ZnS से मेटल प्राप्त करनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना क्या कहलाता है, रोस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान रख लो। रोस्टिंग क्या होता है, और नेक्स्ट आएगा कैल्सिनेशन क्या होता है। एक रोस्टिंग, एक कैल्सिनेशन। बताइए दोनों टर्म्स क्या क्या हैं। किसी सल्फाइड और के लिए रोस्टिंग लगाया जाएगा, यानी कि जो भी मेटल सल्फाइड के रूप में है, जैसे HGS है, जैसे Cu2S है, जैसे PbS है, यानी कि जो भी मेटल सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड के रूप में कौन कौन से पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में ये पाए जाते हैं, जैसे जिंक तो हो ही गया, जैसे PbS भी पाया जाता है, जैसे HGS भी पाया जाता है, ओके, जैसे Cu2S भी पाया जाता है। ये तो जिन जिन में सल्फर है यानी कि सल्फाइड के रूप में है, उनके लिए आप रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। रोस्ट का एक वर्ड में देखें तो रोस्ट का अर्थ होता है भूनना। तो किसी भी चीज़ की भुनाई करी जाती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई तो चलती ही रहती है और हम उसको हीट कर देते हैं। तो हम कहने का मतलब है कि सल्फाइड और को भून रहे हैं, यानी कि एयर की एब्सेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं। तो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा जो टारगेट है वो मिल जाएगा जी। हमें ऑक्साइड में चेंज करना था, हो गया, और साथ साथ क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, राइट। तो यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2, राइट। अब नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, नेक्स्ट कर रहे हैं जी कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, हीटिंग ऑफ और इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की अब्सेंस। तो कैल्सिनेशन क्या हो गया बताओ, यहाँ से अलग से डेफिनेशन लिख देता हूँ। कैल्सिनेशन एक याद कर लीजिए, रोस्टिंग का मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करना और कैल्सिनेशन का मतलब अब्सेंस ऑफ एयर में, एक दूसरे के अपोजिट है। तो कैल्सिनेशन में अब्सेंस ऑफ एयर, अब्सेंस ऑफ एयर में हीट कर दीजिए, और ये किसके लिए यूज होगा, हमेशा कार्बोनेट्स के लिए, जबकि रोस्टिंग किसके लिए यूज होगा, सल्फाइड्स के लिए। तो इसमें डिफरेंस आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। कैल्सिनेशन रोस्टिंग में डिफरेंस क्या है, पहले एक बार कर ले, ये करवा देता हूँ फिर डिफरेंस करेंगे। तो रोस्टिंग समझ में आया कि जी एयर की प्रेजेंस में सल्फाइड ओर्स को हीट कर दीजिए, वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। एयर की अब्सेंस में, अब यहाँ ऑक्सीजन नहीं जोड़ रहे क्योंकि एयर है ही नहीं, तो किस में चेंज हो जाएगा, टारगेट वही है इसको ऑक्साइड में चेंज करना, राइट। ऑक्साइड में चेंज हो गया। दोनों से हमें, क्योंकि दूसरे स्टेप में लिखा था कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू दी ऑक्साइड। अब ऑक्साइड कैसे करें, ऑक्साइड में चेंज कैसे करें, रोस्टिंग हो सकता है, कैल्सिनेशन हो सकता है, राइट। रोस्टिंग किसके लिए लगाएंगे, सल्फाइड्स के लिए। कैल्सिनेशन किसके लिए लगाएंगे, कार्बोनेट्स के लिए, ठीक है। चलो अब मैं इस ZnO तो प्राप्त हो गया मुझे कैल्सिनेशन से भी और रोस्टिंग से भी। अब मैं इसे जिंक कैसे प्राप्त करूं,
जिस सिंपली इस ZnO का मैं कार्बन की सहायता से रिडक्शन कर दूंगा और Zn प्लस CO मुझे यहाँ पर जिंक मेटल प्राप्त होगी। ओके, क्लियर हुआ। ऐसे ही और भी मेटल्स का रिडक्शन किया जाता है कार्बन की सहायता से। और मेटल्स कौन से हैं, जैसे आयरन का भी रिडक्शन कर सकते हैं, Pb का भी, Cu का भी। इस तरह से ये सारी मेटल जो लो रिएक्टिविटी में मीडियम रिएक्टिविटी की हैं, ये मीडियम रिएक्टिविटी की हैं हाई, ये लो। तो मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या करेंगे, ऑक्साइड्स पर चेंज करेंगे, ऑक्साइड्स को कार्बन की सहायता से रिड्यूस कर देंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी आप हीट कर दीजिए। नेक्स्ट पे चलने से पहले आप डिफरेंस बताइए रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, क्या है डिफरेंस? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। क्या, एक तो डिफरेंस हो गया जी, ये यही लिखा रहने देते, साफ साफ ही है, सीधा ही बता दीजिए ना, बस यही। क्या, देखो रोस्टिंग का मतलब प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करें, और कैल्सिनेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करें। ये किसके लिए यूज होता है? ये कैल्सिनेशन कार्बोनेट्स के लिए यूज होता है, जबकि रोस्टिंग किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड्स ओर्स के लिए। सल्फाइड यानी कि जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो। ओके, डिफरेंस इनका हो गया। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है कि हीटिंग की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यस, जैसे ही मरकरी है, मरकरी है पहले क्या है, HGS के रूप में पाया जाता है, जिसको सिनाबार कहते हैं। तो सल्फर है, तो इसका क्या करेंगे, अभी अभी बताया, जो सल्फर के रूप में पाए जाते हैं उनका क्या कर दें, उनका रोस्टिंग कर दें। रोस्टिंग करके क्या प्राप्त होगा, मरकरी और सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि रोस्टिंग से हमेशा ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, कैल्सिनेशन से भी ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। अब हमने क्या किया, देखो इसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। अब जो HgO बचा, इसको डायरेक्ट हीट कर दो, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। कार्बन की सहायता से रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, थर्मली ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, सो कार्बन की नीड नहीं है। तो आप इससे मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। राइट बच्चों, ये क्लियर हुआ। ये तो फ्री स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो हमने बच्चों आज की वीडियो में क्या किया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स किया। मेटल्स अब प्राप्त हो गई, मेटल्स अब प्राप्त हो गई। अब तीसरा स्टेप क्या हो गया कि मेटल्स तो आपने प्राप्त कर ली, जैसे मरकरी प्राप्त कर ली आपने, जिंक प्राप्त कर लिया यहाँ पर। अब ये जो प्राप्त हो रहा है इनमें इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप क्या था हमारा, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। हम रिफाइनिंग करते हैं। तो हमने वेरियस मेथड से मेटल प्राप्त कर ली। अब जो मेटल प्राप्त हुई थी वो इम्प्योर थी, उनका शुद्धिकरण करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, इट्स कॉल्ड रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। जो प्राप्त हुई थी ना अभी जिंक, Hg, वो क्रूड मेटल थी, उनका प्योरिफिकेशन करना है जैसे। तो रिफाइनिंग के लिए हम वेरियस मेथड्स यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, जैसे जोन रिफाइनिंग है, लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है। हमारे यहाँ क्या है, केवल और केवल इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ठीक है। वो हायर स्टडी में आप पढ़ेंगे, लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग। तो बच्चों मैं आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और करवा देता हूँ, आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा। तो जोन रिफाइनिंग में क्या है ना, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या है, प्यूरिफिकेशन का क्या है, एक मेथड है, वन ऑफ द मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये हमारे एग्जाम में बहुत आता है, बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ही ध्यान से समझना बच्चों। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अब नाम पता लग रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस किया जाएगा, और इस अब की बार हम क्रूड मेटल का रिफाइन कर रहे हैं। एक बार इलेक्ट्रोलिसिस आया था जिससे हम क्या कर रहे थे, मेटल को प्राप्त कर रहे थे, जैसे सोडियम का करके मैंने दिखाया था। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया जाता है, ये तो लेना ही पड़ेगा जब भी इलेक्ट्रोलिसिस आएगा। तो एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लेंगे, एनोड डाल देंगे, कैथोड। राइट बच्चों, और ठीक है, कैथोड। ये क्या है, ये क्या है, कैथोड है,
क्योंकि नेगेटिव पोल से जुड़ा होता है बैटरी के, और ये क्या है, कैथोड ना एनोड, सॉरी एनोड। हम एनोड और कैथोड किसका लेते हैं, ध्यान से सुनना। किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करना है, इस मेथड की सहायता से कौन कौन से हैं, जैसे मान लीजिए इस मेथड की सहायता से हम कर सकते हैं जिंक का भी कर सकते हैं, आयरन का भी कर सकते हैं, कॉपर का भी कर सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी कर सकते हैं। बहुत सारे क्रूड मेटल्स इस मेथड की सहायता से रिफाइनिंग करी जाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में। अब याद रख लेना है आपको हमेशा, जैसे मान लीजिए मैं आपको कॉपर का करके दिखा रहा हूँ, कॉपर का प्यूरिफिकेशन करके दिखा रहा हूँ, सेम ही मेथड आप और मेटल्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी ले सकते हो। अब मुझे कॉपर का करना है तो मैं क्या करूँगा, कॉपर का ही कोई साल्ट लूँगा, यानी कि कॉपर जिसमें हो, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ बच्चों कॉपर सल्फेट, राइट। क्या लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, कॉपर यानी कि जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो उस मेटल का साल्ट ले लिया। उसी मेटल का इम्प्योर यानी कि जिसका प्यूरिफिकेशन करना है उसका हम बना लेंगे एनोड, और एक प्योर मेटल भी ले लेंगे, प्योर मेटल की रोड भी ले लेंगे और उसका बनाएंगे कैथोड। याद रख लेना ये क्या क्या है, देखो वाउल से वाउल, आई फॉर वाउल है, आई वाउल है, यहाँ एनोड भी वाउल है। तो याद रखना कंफ्यूजन यही होता है कि इम्प्योर एनोड ले या कैथोड ले। तो उसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि यहाँ वाउल है आई, यहाँ भी वाउल है एनोड, तो वाउल से वाउल, कॉन्सोनेंट से कॉन्सोनेंट। तो इम्प्योर जो है, इम्प्योर एनोड लेंगे और प्योर कैथोड लेंगे। तो मैंने क्या किया, एक कॉपर की रोड ले ली जो कि क्या थी, प्योर थी, क्योंकि प्योर कॉपर की रोड, मैं कॉपर का ही रिफाइनिंग कर रहा हूँ और कॉपर की प्योर रोड ले ली, हाँ लेनी पड़ेगी तभी मुझे रिफाइंड कॉपर मिलेगी। अब यहाँ मैंने क्या लिया, यहाँ मैंने लिया बच्चों इम्प्योर कॉपर की रोड, इम्प्योर कॉपर रोड, और यहाँ प्योर कॉपर रोड, प्योर CO। ठीक है, करंट पास कर दिया। क्या क्या मेथड समझ में आया कुछ, कि जी दो इलेक्ट्रोड्स ले लिए, एक को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया एनोड कहलाया, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ दिया कैथोड कहलाया। कैथोड क्या लिया, प्योर मेटल लिया, एनोड क्या लिया, इम्प्योर मेटल लिया। किस में डुबोया इन दोनों को, उस मेटल के साल्ट में जिसका आप रिफाइनिंग कर रहे हो। मैं कॉपर का कर रहा हूं तो मैं कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, जिंक का करता तो जिंक सल्फेट में डुबो देता। ठीक है, एल्यूमिनियम का करता तो एल्यूमिनियम का कोई साल्ट होता है जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसमें डुबो देता। करंट पास कर दिया। जैसे ही करंट पास किया बच्चों, हमेशा क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कॉपर है ना वो कॉपर 2 पॉजिटिव में बदल जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब जी ये ऑक्सीडेशन आपने सिखाया नहीं, पहले चैप्टर में ऑक्सीडेशन आया था जिसमें हमने कहा था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये याद रख लो, यदि नहीं भी आया था तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट बच्चों। तो यहाँ एनोड पर हमेशा क्या मिलेगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी हमेशा, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव में चला गया, यानी कि ये जो कॉपर की इम्प्योर रोड ली थी ना, ये कट करके डिकम्पोज होकर के कॉपर 2 पॉजिटिव में चला गया। ओके, जैसे ही आप करंट पास करोगे वो कॉपर 2 पॉजिटिव में बदलेगा। कॉपर 2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, उड़ करके थोड़ी जाएगा, कोई बाहर चला जाएगा, वो यहीं की यहीं रहेगा इसी सॉल्यूशन में, कॉपर 2 पॉजिटिव में। अब कॉपर 2 पॉजिटिव और भी है यहाँ पर, कहाँ से आ रहे हैं कॉपर 2 पॉजिटिव, आपने साल्ट भी तो ले रखा है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव दे रहा है ना, वो साल्ट, वो मेटल का साल्ट क्या दे रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयंस दे रहा है। यानी कि अपने पास कॉपर 2 पॉजिटिव पहले भी था और भी आ गया, और कहाँ से आ गया, ये रोड जी कटनी स्टार्ट होगी, अब डिकम्पोज होनी स्टार्ट होगी, अब क्राउडिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जितनी मात्रा में कॉपर रोड से सॉल्यूशन में कॉपर 2 पॉजिटिव जा रहा है उतनी ही मात्रा में यहाँ पहले से प्रेजेंट कॉपर 2 पॉजिटिव था वो रिडक्शन होकर के इस कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो कैथोड पर क्या होगा बच्चों, कैथोड पर रिडक्शन होगा और किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके और कॉपर में।
ये याद रख लो, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कर लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव ने। जैसे ही को इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका 2 पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, कॉपर में बदल गया। अब जो ये कॉपर बना, ये यहाँ डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे ऐसे। तो अल्टीमेट क्या हो रहा है बच्चों कि जो इम्प्योर रोड ली थी ना कॉपर की, उसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर वो रिडक्शन होकर के उधर चला गया। यानी कि रास्ता क्या है कॉपर का, यहाँ से आया फिर यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ से आया फिर यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ से आया यहाँ। ओके, तो इस तरह से अपने को सारी जो रोड है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करते रहोगे, सारी रोड डिकम्पोज हो जाएगी, सारी रोड डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि कॉपर था उसका तो रिडक्शन हो गया। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगी। इम्प्योरिटीज़ जो यहाँ डिपॉजिट हुई उनको कहते हैं एनोड मड। एनोड का कीचड़ इकट्ठा हो गया, मड मतलब उसकी गंदगी इकट्ठी हो गई। एनोड में क्या था, इम्प्योरिटी थी, तभी तो ये कर रहे हैं। प्योर होता तो ये मेथड ही क्यों लगाते हैं कि जी कॉपर में इम्प्योरिटी थी, हमें हटानी थी। मैंने कैसे हटा ली, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग की सहायता से। इम्प्योर कॉपर की रोड ले ली, उसमें क्या हुआ, कॉपर तो चला गया सॉल्यूशन में, और वहाँ से वो कॉपर 2 पॉजिटिव में चेंज हो गया, ऐसे कॉपर में बदल करके। अब उसमें जो इम्प्योरिटीज़ है उनका कुछ थोड़ी ना हुआ, वो यहीं डिपॉजिट हो गई एनोड मड। तो इस तरह से मुझे इसमें क्या प्राप्त हो गया, सारा का सारा मुझे यहाँ जो कॉपर था वो यहाँ डिपॉजिट हो गया। मैंने पहले भी प्योर कॉपर ले रखा था और कॉपर आकर के डिपॉजिट हो गया। कहाँ से आया ये कॉपर, उस रोड से आया जी, डिकम्पोज होकर के। मैंने इसको निकाल लिया और मुझे प्योर कॉपर प्राप्त हो गया। ओके बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।